मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो कैसा होता है। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट सेटअप को करने के बाद हमने देखा था कि उसके परिणाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के परिणाम क्या है, रिजल्ट्स क्या है। ठीक है, तो जो हमको रिजल्ट्स मिले थे शायद आपको याद होंगे, नहीं है तो मैं एक बार रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जो फर्स्ट रिजल्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो रिजल्ट थे वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि अब जो हम नया जो इसमें पॉइंट करने वाले हैं वो है चीज समझ भौतिकी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो जो हम व्याख्या करेंगे वो ये जो रिजल्ट्स आए हैं, जो हमारे सामने जो तथ्य आए हैं, ठीक है ना, इन्हीं तथ्यों को हम समझाएंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है कि जो गतिज ऊर्जा है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, ये हमने देखा था कि ये जो धातु प्लेट है, धातु प्लेट के ऊपर ये लाइट इमिट हुई, लाइट इमिट होते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा वो प्रोपोर्शनल टू थी किसके, आवर्ती के, अर्थात आवर्ती के ऊपर गतिज ऊर्जा है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आवर्ती के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, हमने ये देखा था। दूसरा हमने ये देखा था, यहाँ पे लिखा था एक विशिष्ट आवर्ती पर। ठीक है ना, जब डेफिनेशन लिखी थी तो डेफिनेशन में लिखा था कि जब विशिष्ट आवर्ती पर कोई प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे विशिष्ट आवर्ती की, अर्थात दहली। इस विशिष्ट आवर्ती को हम बोलते हैं दहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दहली आवर्ती की अनिवार्यता, कि दहली आवर्ती की जरूरत क्यों है। ठीक है ना। तीसरा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था आपका निरोधी विभव, ठीक है ना, इसकी आवर्ती पर निर्भरता। ठीक है ना, निरोधी विभव की आवर्ती पर निर्भरता। तो क्या क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, दहली आवर्ती हो गई, निरोधी विभव हो गया। ठीक है। चौथा, जो आपका समय पक्षता, ठीक है ना, समय पक्षता, टाइम लैग। ठीक है ना, टाइम लैग, समय पक्षता कि इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइट है, लाइट के आपतन में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई भी। ठीक है, जो पांचवा पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट था समय पक्षता, और जो पांचवा पॉइंट था वो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, धारा की तीव्रता पर निर्भरता। ठीक है ना, ये पॉइंट थे, अर्थात हमारे पास ये तथ्य थे। इन तथ्यों को हम पहले जीव समेत भौतिकी के आधार पर समझाएंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या जीव समेत भौतिकी इनको समझा पा रही है। वैसे हम जानते हैं कि जीव समेत भौतिकी इनको नहीं समझा पाई, इनको समझाने में असफल रही। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ नए सिद्धांत है, वो नए सिद्धांत कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, जो आपका आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसका डेफिनेशन हो गया था। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट हो गया था, एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया था।
ठीक है, इसके रिजल्ट्स। और अब इसके बाद में जो न्यू टॉपिक है आज का वो है इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, चिरसम्मत भौतिकी या सिद्धांत, चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर, चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या व चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं व इसकी असफलताएं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो पहली बात है जो ध्यान में रखने वाली है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना। और जो नोट्स हैं, नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, ठीक है ना, कंप्लीट नोट्स वीडियो के साथ अटैच में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहली बात, जो चिरसम्मत भौतिकी या चिरसम्मत सिद्धांत की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक की जो भौतिकी है वो क्या है, चिरसम्मत भौतिकी है, चिरसम्मत सिद्धांत है। तो उस वक्त तक जो हमारे पास जो विकिरण थे, ठीक है ना, जो विकिरण थे, उन विकिरणों को माना जाता था कि ये विकिरण है या विकिरण प्रकाश है, वो विकिरण का एक भाग है, ठीक है ना। जो ये विकिरण है ये तरंग की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, ये तरंग की फॉर्म में होते हैं। और जो तरंग की ऊर्जा है, ठीक है ना, जो तरंग की ऊर्जा है, ठीक है ना, तरंग की ऊर्जा वो प्रोपोर्शनल जो होती है तीव्रता की, तरंग की तीव्रता की। अर्थात यदि आप तरंग की तीव्रता को बढ़ाओगे तो तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होगी, यदि तरंग की तीव्रता घटाओगे तो तरंग की ऊर्जा में कमी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर हम जो बात कर रहे हैं वो विकिरण के तरंग स्वरूप की बात कर रहे हैं, और तरंग के अंदर तरंग की जो ऊर्जा होती है वो तरंग की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। तो इसी तथ्य को हम ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो ये, सॉरी, जो तरंग की ऊर्जा है वो तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात जितनी अधिक तरंग की तीव्रता होगी उतनी अधिक तरंग की ऊर्जा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इस धातु पृष्ठ के ऊपर इस तरंग को आपतित करेंगे, विकिरण को आपतित करेंगे, या प्रकाश, हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विकिरण का जो पार्ट है लाइट, प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश को आपतित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और इन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, इन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो देखिए, इस प्रकाश की जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की भी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होगी, ठीक ना। यदि प्रकाश की ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी। अब यहाँ पे देखिए जो प्रकाश की ऊर्जा है, अर्थात जो तरंग की ऊर्जा है, वो इसकी तीव्रता के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो प्रकाश की ऊर्जा यदि तीव्रता के ऊपर डिपेंड कर रही है तो प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा, प्रकाश की ऊर्जा कम तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली तरंग की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो चिरसम्मत सिद्धांत या चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है आपका, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन या जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है
फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या अधिकतम गतिज ऊर्जा ये क्या होती है, तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि विकिरण जो प्रकाश है उसको तरंग की फॉर्म में मानते हैं, तरंग स्वरूप में होता है, और तरंग की जो ऊर्जा है वो उसकी तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। प्रकाश जब धातु प्लेट पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो देखिए प्रकाश की ऊर्जा जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी अधिक होगी। प्रकाश तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है, अतः जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो डायरेक्ट किसके ऊपर निर्भर करेगी, प्रकाश की तीव्रता के ऊपर, तरंग की तीव्रता के ऊपर निर्भर करेगी। जबकि ठीक है, ये तो है चिरसम्मत भौतिकी का रिजल्ट, ठीक है ना, ये तो क्या है, चिरसम्मत भौतिकी का रिजल्ट है, परिणाम है, उसने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जबकि हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि जो गतिज ऊर्जा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवर्ती के ऊपर निर्भर करती है, प्रकाश की आवर्ती के ऊपर निर्भर करती है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अतः जो चिरसम्मत सिद्धांत है, चिरसम्मत सिद्धांत है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की तीव्रता पर निर्भरता को समझाने में असफल रहा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स जो है लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है कि चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है। चिरसम्मत सिद्धांत जो है आपका ये क्या कहता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है ना, कोई भी आवर्ती, कोई भी आवर्ती ले लीजिएगा, इस आवर्ती पर प्रकाश की जो तीव्रता है, ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दो, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो प्रकाश की जो ऊर्जा है, विकिरण की ऊर्जा है, तरंग की ऊर्जा है, कुछ भी बोलिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, जो तरंग की ऊर्जा है वो उसकी तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है ना, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी फ्रिक्वेंसी ले लीजिएगा, प्रकाश की कोई भी फ्रिक्वेंसी ले लीजिएगा, उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर यदि आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं और बढ़ाकर आप इस धातु पृष्ठ पर इसको डालते हैं, ठीक है ना, इस लाइट को धातु पृष्ठ पर डालते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस चीज के ऊपर ध्यान देना, कोई भी फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, किसी भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप सिर्फ प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओ और इसको इस धातु पृष्ठ पर डालो, तो यहाँ पे डालते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। अर्थात ये जो चिरसम्मत सिद्धांत है वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, वो कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहे हैं ये आवर्ती के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने के लिए आवर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, कोई भी आवर्ती हो चलेगी, बस प्रकाश की तीव्रता अधिक होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा सेकंड पॉइंट के अंदर कि एक निश्चित, एक न्यूनतम फ्रिक्वेंसी है, एक न्यूनतम आवर्ती है, ठीक है ना, एक न्यूनतम आवर्ती है। यदि इस न्यूनतम आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश यदि हम यहाँ पे डालेंगे, इस न्यूनतम आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश यदि हम यहाँ पे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रयोग है
प्रयोग तो हमको ये बताता है कि न्यूनतम आवर्ती की आवश्यकता है, ठीक है। और जो चीर सम्मत है वो ये बोलता है कि कोई भी आवर्ती चलेगी। इसका मतलब तो चीर सम्मत सिद्धांत है वो इस न्यूनतम आवर्ती को नहीं समझा पा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस न्यूनतम आवर्ती के बारे में बता देता हूँ कि ये न्यूनतम आवर्ती क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखो, प्रत्येक जो पदार्थ है या धातु है वो एटम्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वो किससे मिलकर बनी होती है? एटम्स से मिलकर बनी होती है। और एटम्स में एक न्यूक्लियर होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है वो इस जो ये नाभिक है आपका, ये जो न्यूक्लियस है इससे बंधे होते हैं, ठीक ना। कूलाम बल से इससे बंधे होते हैं। तो जब इसके ऊपर लाइट डाली जाती है, ठीक है ना, लाइट डालने का मतलब जब इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा लेके इस एटम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को कब छोड़ेंगे? ये है फुल पार्ट, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बंधे हुए हैं, तो नाभिक से बंधे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉनों को इस नाभिक से दूर ले जाने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। उस न्यूनतम ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को देनी पड़ेगी और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इन दोनों के बीच में ये जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा के Q1 Q2 अपॉन R, ये जो एनर्जी है इतनी एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर चले जाएंगे। अर्थात ये प्रत्येक जगह ऐसा होगा कि आप इन इलेक्ट्रॉनों को कुछ न्यूनतम ऊर्जा दोगे तभी ये यहाँ से बाहर जाएंगे, इसके अलावा ये बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूनतम जो आवर्ती है, न्यूनतम आवर्ती, न्यूनतम ऊर्जा, ये न्यूनतम ऊर्जा, तो न्यूनतम ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, ठीक है, हम आगे देखेंगे, ठीक, जब एक्सप्लेन करेंगे नए सिद्धांतों से। तो E इक्वल टू एच न्यू होती है और ये E प्रोपोर्शनल टू होती है आवर्ती के, ठीक है। तो जब न्यूनतम ऊर्जा ये है तो जो ये आवर्ती होगी ये भी क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया प्रयोगों से कि एक न्यूनतम आवर्ती की जरूरत होती है। इस न्यूनतम आवर्ती से यदि कम आवर्ती का प्रकाश यदि आप डालते हो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अतः जो चीर सम्मत सिद्धांत है यह है इस न्यूनतम आवर्ती अर्थात जिसको हम दहलीय आवर्ती बोल रहे हैं, दहलीय आवर्ती को नहीं समझा पाया, ठीक है। इसको समझाने में असफल रहा। जो थर्ड पॉइंट है आपका, ठीक है, ये जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। जो गतिज ऊर्जा का किया है वही निरोधी विभव का है। निरोधी विभव का मैंने आपको जब एक्सपेरिमेंट सेटअप हम की बात कर रहे थे तब निरोधी विभव के बारे में कंप्लीट मैंने बताया था आपको, उसको वापस देखना, आपको पता चल जाएगा गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव में क्या संबंध है, ठीक है ना। वैसे थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो गतिज ऊर्जा होती है वो EV0 को हम निरोधी विभव बोल रहे थे, तो ये EV0 क्या होता है? गतिज ऊर्जा के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है। तो जो बात गतिज ऊर्जा के लिए लागू है वही बात निरोधी विभव के लिए लागू है, ठीक है। रही अब समय पश्चात की बात, तो ये क्या है? टाइम लैग क्या है यहाँ पे? तो देखिए चीर सम्मत सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। चीर सम्मत सिद्धांत क्या कहता है कि जो तरंग है, ठीक है, तरंग की जो ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा वो इसके तरंगाग्र में रहती है, ठीक है, ये इसके तरंगाग्र में रहती है, ठीक है। तो जब ये तरंगाग्र यहाँ पे आपतित होता है
तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरंगाग्र से एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा लेते हैं और ये इमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा गया, ये जो चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है कि यदि यहाँ पे हम न्यून ऊर्जा, ठीक ना, न्यून ऊर्जा का तरंगाग्र यहाँ पे आपतित करवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये पहले तो इस पृष्ठ के ऊपर फैलेगा, ठीक है ना, जो धातु पृष्ठ है इस धातु पृष्ठ पर ये तरंगाग्र फैलेगा और फिर जितनी दूर में ये तरंगाग्र फैलेगा उतनी दूर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस तरंगाग्र से एनर्जी लेंगे और फिर एनर्जी लेके ये एक्साइटेड होंगे और ये धातु पृष्ठ से बाहर आएंगे, ठीक है। अतः इस प्रोसेस के अंदर आप यहाँ पे टाइम लगना चाहिए, ठीक ना, समय लगना चाहिए, टाइम लैग होना चाहिए, ठीक है। जबकि देखा क्या गया, प्रयोगों के द्वारा क्या देखा गया कि जैसे हम यहाँ पे प्रकाश डालते हैं तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु के बाहर निकल जाते हैं, मतलब कोई भी टाइम लैग नहीं होता, कोई भी टाइम यहाँ पे नहीं लगता। अतः जो चिरसम्मत सिद्धांत है वो समय पक्षता या टाइम लैग को समझाने में असफल रहा, ठीक है। तो जिन चीजों को समझाने में प्रकाश विद्युत प्रभाव असफल रहा वो मेन पॉइंट यही थे, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट 5 धारा जो तीव्रता, तो ये इसको समझा सका क्योंकि चिरसम्मत सिद्धांत में भी जो धारा है वो तीव्रता के इक्वल समानुपाती होती है और जो आगे जो नया टॉपिक लेंगे उससे समझाएंगे, उसमें भी जो धारा है वो तीव्रता के प्रोपोर्शनल होती है और जो प्रायोगिक जो तथ्य हैं वो भी ये बताते हैं कि जो धारा है तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। और अब जो जितना भी मैंने ये समझाया है इसके नोट्स इस वीडियो के तुरंत लास्ट में मिल जाएंगे आपको, तो उनको देख के आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, तो हम नोट्स की बात कर रहे थे, तो एक बार मैं ये जो लिखा है इसको मैं बोल के बता देता हूँ, ठीक है, जिससे यदि कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो वो आप सुनकर उसको समझ सको, ठीक है ना। तो ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम बात कर रहे थे चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तथा इसकी असफलताएं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अर्थात या विकिरण की ऊर्जा तरंग की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः जब पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर धातु पृष्ठ से बाहर निकल आते हैं। क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी अधिक तीव्रता होगी उतनी अधिक ऊर्जा होगी, जिसके कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से ज्ञात होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः चिरसम्मत सिद्धांत उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की तीव्रता पर निर्भरता को समझाने में असफल रहा, ठीक है। अब आपका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकते हैं, जबकि प्रायोगिक परिणाम इसके विपरीत है। प्रयोग के आधार पर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकते। इस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। अतः चिरसम्मत सिद्धांत दहली आवृत्ति की आवश्यकता को नहीं समझा सका।
तीसरा पॉइंट है आपका, वो है चीरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा उसके तरंगाग्र में होती है, अतः जब न्यून ऊर्जा का तरंगाग्र धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इसके ऊर्जा ग्रहण कर, तो इससे, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इससे ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर आने में समय लगना चाहिए, जबकि प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जैसे ही प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है इलेक्ट्रॉन तुरंत धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाता है, अर्थात कोई समय पश्चता टाइम लैग नहीं होता है। अतः चीरसम्मत सिद्धांत समय पश्चता को भी समझाने में असफल रहा। ठीक है।